सर, क्या आप न्यूमरोलॉजी को साइंस मानते हैं? संस्कृत के अल्फाबेट है जी। उसमें गॉड एनर्जी होती है। आप एक डेट पे पैदा होते हैं, भाई जो डेट है वो तो ट्रुथ है। उस डेट से लेके जिस दिन आप इस धरती से जाते हैं तो वो भी एक नंबर है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी की तो इनके कंसेप्ट थोड़े थोड़े अलग हैं। वैदिक में महादशा, अंतरदशा, इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। अगर आपका नाम बर्थ पे गड़बड़ है तो उसको सही करके अपना लक फैक्टर बदला जा सकता है। तो सर, अगर एक व्यक्ति को आप ही की तरह न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल तरीके से चीज़ों को सीखते हैं जी, तो आई थिंक समय बहुत लगेगा। वैदिक में कहा जाता है कि 3 and 6 इज एनिमी। यस, कैल्डियन में कहा जाता है कि 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में महासागर है और उसी महासागर से छोटी छोटी विद्याएं डिराइव हुई हैं। जब भी आपका रनिंग एज इस नंबर पे आएगा, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। तो सर ये ज़ोडिएक साइन अगर 6 आया तो आपने कहा ब्लेसिंग आएगी। अगर आप कैप्रिकॉर्न वाले हैं तो 26वें साल में कुछ न कुछ अद्भुत घटना हो। तो सर, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट है दशा या अंतरदशा। जैसी एनर्जी 2015 की है वैसी ही 2024 की एनर्जी रहेगी, क्योंकि वो भी 8 पे आता है, ये भी 8 पे आता है। राधे राधे, मैं पुरुषोत्तम आर कांजानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द स्टार साइन टॉक शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मनीष के मौर्य जी, जो कि एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। बहुत सारी रेमेडीज आप जानने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या साइंस है, ये किस तरीके से काम करती है, और अगर काम करती है तो उसको किस तरीके से अपने लाइफ में ब्लेसिंग लाकर यूज किया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, राधे राधे। सर, क्या आप न्यूमरोलॉजी को साइंस मानते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी तो एक प्योर साइंस है। वैसे एक पुराना टेक्स्ट है शिवसूत्र, उसमें जिक्र मिलता है कि जो संस्कृत के अल्फाबेट है जी, उसमें गॉड एनर्जी होती है। अब देखिए, जितनी भी अल्फाबेट्स डिराइव हुए, जैसे इंग्लिश जो है लैटिन से डिराइव हुआ, लेकिन लैटिन जो है कहीं ना कहीं संस्कृत से ही डिराइव हुआ है। तो अगर उन शब्दों में गॉड एनर्जी है, संस्कृत के शब्दों में गॉड एनर्जी है, तो डिराइव तो ये सारे जो इंग्लिश के वर्ड हैं, जो भी इंग्लिश के जो लेटर हैं, वो सारे तो उसी से डिराइव हुए हैं। तो क्या उसमें गॉड एनर्जी नहीं होगी? तो उनके अपने एक वाइब्रेशन होते हैं। जो भी अल्फाबेट है उनके अपने एक वाइब्रेशन होते हैं। तो उस वाइब्रेशन से एक फाइनल वाइब्रेशन निकलता है कि आपका नाम ऐसा है तो आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी। ये एक चीज हो गई। दूसरा, अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस करके एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए, तो उन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है दी। अब इतना बड़ा मैथमेटिशियन अगर न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट देता है कि आपकी लाइफ में ये इवेंट इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, और तो हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये साइंस है। और उसके भी ऊपर आप एक डेट पे पैदा होते हैं, भाई जो डेट है वो तो ट्रुथ है। उस डेट से लेके जिस दिन आप इस धरती से जाते हैं तो वो भी एक नंबर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करती हैं। और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा एक थ्योरम बना दिया, पूरा का पूरा एक थ्योरी बना दी, ठीक, इतना इंटेलेक्चुअल जिसके मैथमेटिक्स को हम आज टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसने उन चीज़ों में वो सारी चीज़ें देखी होंगी, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये साइंस। सर, इससे मेरे को एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे आपने अभी नाम लिया पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी की भी क्या बहुत सारी स्ट्रीम्स है? हाँ बिल्कुल। अगर है तो वो कितनी है, और कौन सी न्यूमरोलॉजी को आप बेस्ट मानते हैं, या ऑल टुगेदर सभी बेस्ट हैं लेकिन अलग अलग रास्ते हैं उसके? इस बारे में बताइए सर। 4-5 न्यूमरोलॉजी है जो बहुत प्रचलित है, पॉपुलर है। एक जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने इंडिया में चलता है जी, लोशो ग्रिड जो है चाइना से आया है, कहीं ना कहीं ये फेंगशुई से लिया गया है। फिर आपका कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये कीरो करके एक साइंट वो हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हुए। वैसे तो वो इंडिया, चेन्नई आए थे, चेन्नई में सीखा उन्होंने, फिर वापस गए वहाँ, तो उन्होंने कीरो मतलब ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है इन्वेंट की। इसके बाद पाइथागोरस थे, उन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी दी। और फिर हिब्रू कबाला जो है, ये आपके जहाँ पे हिब्रू बोली जाती है वहाँ से जो है ये आया।
ये लगभग 5 जो न्यूमरोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, इनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये पांचों को हम एक साथ यूटिलाइज करें और इनके कॉम्बिनेशन से अगर सॉल्यूशन दें तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। जी सर, पॉडकास्ट में तो इतना टाइम नहीं होता कि इन चारों के बारे में डिटेल से जाने, लेकिन इन चारों जो आपने स्ट्रीम्स बताई, क्या उन्हें 3-3 या 4-4 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं हाँ, कि कर सकते क्या हैं। है लोशु ग्रिड, हाँ। क्या है हिब्रू कबाला, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपने, और मेरे को नहीं लगता कि हिब्रू कबाला कहीं पढ़ाया जाता है, हाँ। समझाया जाता है। कैल्डियन जैसे कि आप कह रहे हैं कीरो वाला, और एक लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड तो मैंने बहुत सुना है। तो इन चारों को केवल 2-2 या 4-4 लाइन में अगर आप बता पाए। देखिए, वैदिक जो है, अगर हम बात करें इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी की, तो इनके कंसेप्ट थोड़े थोड़े अलग हैं और हर किसी से कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक यूनिक चीज आपको मिलती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे वैदिक में हम लोग ये देखते हैं कि कौन से नंबर किसके साथ, जैसे कौन से प्लैनेट किसके साथ सिंक में है, एंटी है, फ्रेंडली है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये प्राइमरीली जो है हम लोग वैदिक से लेते हैं। वैदिक में महादशा, अंतरदशा, इन चीजों का भी जिक्र किया गया है। जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है ये प्राइमरीली जो है नेम नंबर, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे पाइथागोरस में भी नेम नंबर आता है, लेकिन पाइथागोरस के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो उनकी पोजीशन है उसके हिसाब से, जैसे A1 पे आ गया, B2, C3, तो जैसे ये उनकी पोजीशन के हिसाब से पाइथागोरस ने दे दिया। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में कीरो ने क्या किया कि जो उनके अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन है उसके हिसाब से उनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की। तो इसीलिए पाइथागोरस में क्या है कि वो नेम नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनका ये भी मानना है कि बर्थ के समय सबकॉन्शियस माइंड से किसी के मन में जो नाम आया उसका इम्पैक्ट जीवन भर आपके साथ लगा रहेगा। वर्सेस कैल्डियन में ये लोग ये मानते हैं कि अगर आपका नाम बर्थ पे गड़बड़ है तो उसको सही करके अपना लक फैक्टर बदला जा सकता है। पाइथागोरस में और भी बहुत सारे कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पिनाकल ईयर और पर्सनल ईयर और बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे सामने वाले का आप बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। लोशु ग्रिड की अगर हम बात करें तो लोशु ग्रिड का जो सबसे प्राइमरी पर्पस है वो यही है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा है 1 से लेकर 9 नंबर है, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट्स आती हैं उन डिजिट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से डिजिट इंडिविजुअली आए हैं, कौन से डिजिट मिसिंग है, तो उसके हिसाब से जो है फिर आप एडिशनल पाइथागोरस से एनालिसिस करके ये देखते हैं कि भाई इनके अंदर इनका लक फैक्टर कहाँ पे गड़बड़ है, इनके अंदर क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज नहीं मिसिंग है। हिब्रू कबाला जो है इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। वहां पे कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। आपके लकी नंबर, मनी नंबर, इन चीजों को वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लकी नंबर, मनी नंबर हम बाद में अपने कॉमर्शियल वेंचर्स में यूज करते हैं। तो सर, अगर एक व्यक्ति को आप ही की तरह न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो क्या वो उनको इस सारी की सारी न्यूमरोलॉजी स्ट्रीम को सीखना पड़ेगा, अलग अलग जगह जाके कोर्स करना पड़ेगा, और इनकी अवधि क्या होती है सीखने की? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल तरीके से चीजों को सीखते हैं जी। तो आई थिंक समय बहुत लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जितनी भी ये साइंस है, अगर इसको हम साथ में यूटिलाइज करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन भी रहेगा। कोई चीज के लिए इन्होंने सपोर्ट किया, जैसे वैदिक में कहा जाता है कि 3 and 6 इज एनिमी, कैल्डियन में कहा जाता है कि 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब दोनों बातें सत्य है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। अगर 3 और 6 सिर्फ आ रहा है तो वो एनिमी रहेगा, लेकिन अगर 3, 6 के साथ 9 भी आ गया तो फिर क्या करता है वो जो आपका एक यूनिवर्सल जो कॉम्बिनेशन है, 3, 6, 9 कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स का कॉम्बिनेशन है, वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सलमान खान जो है वो 9 और 6 वाले हैं, उनका नेम नंबर 3 पे आता है। अब तरीके से क्या होता है, जो लोग पॉपुलर बिलीफ है उसमें क्या कहा जाता है कि भाई 9 और 6 वाले उनका नाम 3 पे नहीं जाना चाहिए, ठीक, लेकिन 9 और 6 वाले हैं लेकिन उनका नाम 3 पे आ गया। अब क्या हुआ, 3, 6, 9 कंप्लीट हो गया उनके लिए। तो जब 3, 6, 9 कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो ये रूल है कि 3 और 6 एनिमी है या 9 and 6 एनिमी है, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वहां एक दूसरी ब्लेसिंग मिल गई। तो अब अगर मैं सिर्फ वैदिक लेके चलूं तो मैं क्या कहूंगा, सलमान खान को अपना नाम चेंज कर, राइट। लेकिन अगर जब आप इन मल्टीपल स्ट्रीम्स को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं, ऑलरेडी सामने वाले का लक फैक्टर हाईएस्ट लेवल पे है,
आपके लिमिटेड नॉलेज की वजह से उसका नाम आप चेंज करने को बोल सकते हैं, जो कि उसके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग है। अब उस ब्लेसिंग को आप बढ़ा नहीं सकते, आप उसको और घटा देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मल्टीपल स्ट्रीम को पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर मल्टीपल स्ट्रीम को एक साथ यूटिलाइज कैसे करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आप इंडिविजुअली कहीं कोर्सेज करते, कहीं से वैदिक पढ़ा, कहीं से कैल्डियन पढ़ा, तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए कि इनको आप एक साथ करके और उस तरीके से सॉल्यूशन दे पाए। तो सर क्या बेस्ट सोल्यूशन है उनके लिए? देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है, मैं कोर्सेज कराता हूँ जी, तो आप कौन सी सर न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं? मैं आपको वैदिक भी पढ़ाता हूँ, कैल्डियन भी पढ़ाता हूँ, लोशो ग्रिड भी पढ़ाता हूँ, हिब्रू कबाला भी पढ़ाता हूँ और पाइथागोरस भी पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीजें, जैसे मेरा ये मानना है कि पहले मैं आपको ये इनका सारे का बेसिक पढ़ाता हूँ और फिर एक आता है अप्लाइड न्यूमरोलॉजी। अप्लाइड न्यूमरोलॉजी मतलब अब इन सारे जो 5 और 6 साइंसेस हमने पढ़ी, तो इसको यूटिलाइज करके फाइनल सॉल्यूशन कैसे देना है। जैसे अगर मुझे किसी का मोबाइल नंबर देना है फाइनल सॉल्यूशन, तो मैं उसमें वैदिक भी देखूंगा, कैल्डियन भी देखूंगा, मैं उसमें लोशो ग्रिड भी देखूंगा, मैं उसमें हिब्रू कबाला भी देख लूंगा और मैं उसमें पाइथागोरस भी देख लूंगा। तो ये सारी चीजों को जब मिला के आप सोल्यूशन देते हैं सामने वाले को, तो फिर वो एक तरह से परफेक्ट सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपने सारा एक्सप्लोर कर लिया। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, हो सकता है सामने वाले का अलग फैक्टर अच्छा हो, आपके लिमिटेड नॉलेज से आपने उसको घटा दिया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप सब पढ़ाते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं, एक साथ एक एक साथ ही कोर्स पढ़ाता में हूँ, पढ़ाते हाँ, हैं। और Really उनको wonderful। एक साथ यूज कैसे करना है वो भी उसमें सिखाया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है आप सबके लिए जो आप देख रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और भी है, अभी अभी हमने आपसे जाना कि न्यूमरोलॉजी साइंस है। अगर ये साइंस है तो क्या ये कंप्लीट साइंस है या इसके अंदर सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं अपनी लाइफ के? क्या हम इससे पास्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स जो कि एक बहुत ही बड़ी साइंस है, उसमें हर एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर भी बता देता है, पास्ट भी बता देता है अगर कोई गुणी होता है तो प्रिडिक्शन, क्या हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में महासागर है और उसी महासागर से छोटी-छोटी विद्याएं डिराइव हुई हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी एक, आप कह सकते हैं कि छोटा साइंस है एस्ट्रोलॉजी के आगे। लेकिन दिक्कत क्या होता क्या है कि जब, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए। अब क्या हुए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए, ठीक, मतलब है ना। जब भाई डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो सकती है, टाइम ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो सकती है, एरर ऑफ चांसेस एरर ज्यादा। ऑफ चांसेस। तो अब जब आपके वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं तो सॉल्यूशन भी आपका स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ जाता है, राइट। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें हमें टाइम ऑफ बर्थ से बहुत मतलब नहीं है, हमें प्लेस ऑफ बर्थ से बहुत मतलब नहीं है। तो अब एक ही इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो चांसेस ऑफ एरर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है फिर वो परफेक्ट मिल रही है और उससे जो सॉल्यूशन आप डिराइव करते हैं वो परफेक्ट सॉल्यूशन निकल के आता है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी को अगर आपने साइंस माना तो बहुत सारी चीजें जो आजकल चल रही हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग माना जाता है। जो साइंटिस्ट हैं वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं और जो वो हैं वो बोलते हैं नहीं, साइंस को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परम शक्ति मौजूद है और चमत्कार होते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि इंडिया तो चमत्कारों का देश है। तो क्या इसमें आप बिलीव करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम स्पिरिचुअलिटी और न्यूमरोलॉजी दोनों को, अध्यात्म और न्यूमरोलॉजी को जोड़ सकते हैं? देखिए, आध्यात्म जो है ना वो अलग नहीं है। ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना कि आध्यात्म अलग है और एस्ट्रोलॉजी अलग है। किसने बनाया एस्ट्रोलॉजी, किसने बनाया न्यूमरोलॉजी? जो हमारे वैदिक शीयर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने ही बनाया। जो ज्ञानी व्यक्ति, आपको क्या लगता है वो आध्यात्मिक नहीं होगा? क्यों बनाया गया ये? इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या था? इसको बनाने के पीछे का पर्पस यही था कि जो डिस्टरबेंस मुझे प्लैनेट से, सराउंडिंग से आ रही है, उसको मैं टैकल कर लूं ताकि मेरी एनर्जी प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो सके। जब मैं मेडिटेशन में बैठूं तो मैं उस नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊं, ठीक है। अब
ये जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, बाकी की जितने भी साइंस है, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। जब एक बार उस हायर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करने लगते हैं ना, तब आपको ये जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की। लेकिन जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे, क्या कहते हैं, भौतिक जगत के स्तर पे जब आप वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको, जैसे सिंपली इसको आप समझ सकते हैं कि मेरे 7 चक्रास हैं, राइट, ये 7 चक्रास 9 प्लैनेट से गवर्न होते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे जो 9 प्लैनेट है वो मुझे इम्पैक्ट कैसे करते हैं, वो इन्हीं चक्रास को इम्बैलेंस करके, उसमें प्रॉब्लम्स करके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 9 प्लैनेट्स है, ये कहीं ना कहीं 9 जो हमारे नंबर है उनसे एसोसिएट होते हैं। तो जिस डेट पे आप पैदा हुए, जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये इम्बैलेंस को जो डिनोट कर रहा है, वो प्लैनेट के साथ उसको आप को रिलेट कर सकते हो, और उस प्लैनेट से आप अपने चक्रा को रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, जब आप न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी करते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ सके, जो यहाँ पे शिव बैठे हैं उसके साथ आप कनेक्ट कर सके, आध्यात्म के उस लेवल पे जा सके, आध्यात्म के उस लेवल पे जा सके जहां पे आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं मैं आध्यात्मिक हूं और मुझे भौतिक जगत से मतलब नहीं है, वो लेवल अचीव करने के लिए बुद्ध बनना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध बनने के लिए आपको ये जो साइंस है, भाई आज आप भौतिक जगत में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों नहीं इन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाते हैं। अगर इन चीजों को यूज करके आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं, तब आप थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। तब आप मेडिटेशन में बैठिए, तब आप एफर्ट लगाइए कि हाँ मुझे उस डायरेक्शन में भी जाना है। घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में खाने को नहीं है, तो मन लगेगा क्या मेडिटेशन में? बिल्कुल नहीं। तो बहुत तरीके से, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही रास्ता है। आप जब भौतिक जगत में सफल होंगे, तभी आप जो है स्पिरिचुअल जगत में भी सफल होंगे। और ये जो भौतिक जगत है, ये एक साधन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए। अगर लेकिन यहाँ पे अगर आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे, तो कभी भी आप स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं पा सकते। उस स्पिरिचुअल सक्सेस को पाने के लिए भी आपको यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में भी सक्सेस होना पड़ेगा। तो सर न्यूमरोलॉजी जैसे 1 to 9 नंबर ही तो है। हाँ, और आपने कहा कि हम तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। हाँ। तो क्या ये एक दायरा लिमिटेड नहीं हो गया कि इसमें तो एक ही डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, हो सकता है उनका टाइम अलग हो, तो इसमें आप कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए कैसा है ना कि 2-3 चीजें हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एक चीज हो गई, ठीक। मान लीजिए जैसे आप 29 तारीख को पैदा होगा, 28 तारीख से 29 जो है चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है। कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर का एक कंसेप्ट होता है। तो 29 तारीख को आप पैदा हुए तो चैलेंजिंग है, 23 तारीख को पैदा हुए तो अच्छा है। और ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से डिफाइन होता है। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा चैलेंजिंग है, तो आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलती है, ताकि आप इस लाइफ में थोड़ा चैलेंजिंग लाइफ व्यतीत करें, ताकि आपका कर्मा बैलेंस हो। अगर पास्ट लाइफ में आपके कर्मा अच्छे हैं, तो इस जन्म में आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, ताकि आपको उसका रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। 4-8 उससे भी चैलेंजिंग है। अगर 2-3 लाइफ के अगर 2-3 जन्मों के कर्म की हम बात करें, अगर वो इम्बैलेंस, तो 4 का मिल जाता है। और ज्यादा अगर उसमें एड ऑन हो जाता है कि भाई 5-6-7 जन्मों से इनका कर्म बैलेंस नहीं हुआ है, तब वो 8 वाली डेट ऑफ बर्थ मिलती है, ठीक। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ मिली कि भाई इस डेट पे ये पैदा हुए, 29 तारीख, 23 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख। यहां से आप एनालिसिस शुरू करेंगे। फिर आता है मूलांक, जो डेट ऑफ बर्थ में जो डेट वाला, जैसे 28 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, तो उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो मूलांक या साइकिक नंबर हो गया। फिर इसके बाद आता है भाग्यांक। अब मूलांक कैसा है भाई? मूलांक चैलेंजिंग तो नहीं है, कहीं मूलांक 4 तो नहीं है, मूलांक 2 तो नहीं है, मूलांक 8 तो नहीं है। इसके बाद आता है भाग्यांक। भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको कंप्लीट आप डेट, मंथ और ईयर को लिखिए, उसको सारी चीजों को उसमें ऐड कर लीजिए, उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए। वो जो भाग्यांक है आपका, वो फिर क्या है? चैलेंजिंग है, किसी चैलेंजिंग नंबर पे आ रहा है, अच्छे नंबर पे आ रहा है। ये 3 चीजें हो गई।
फिर अब ये जो साइकिक और डेस्टिनी, जो मूलांक और भाग्यांक है, ये आपस में कैसे, कहीं ये एनिमी तो नहीं है? अगर वो एनिमी है तो फिर चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। और इसके बाद जो एक एनालिसिस हम करते हैं वो है कि आपका नेम नंबर कैसा है। जो आपका नेम नंबर है वो आपके साइकिक के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपके डेस्टिनी के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके इंडिविजुअल डिजिट्स को एनालाइज किया जाता है कि कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से डिजिट्स मिसिंग है, ठीक। और इसके साथ साथ आपका जॉडियक साइन, कि जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, जैसे मान लीजिए जनवरी में पैदा हो गए तो आपका जॉडियक साइन कैप्रिकॉर्न हो गया। अब देखिए इतनी सारी चीजें मैंने बता दी आपको, क्या लगता है सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ है? इतनी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद तब जाके आपका फाइनल सॉल्यूशन निकलता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने जोडिक साइन की बात की, जोडिक साइन तो एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, राइट? हाँ, तो क्या आप न्यूमरोलॉजी में भी जोडिक साइन पढ़ाते हैं? हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है मैं पढ़ाता हूँ। और जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो जॉडियक साइन का कंसेप्ट है, जब उसको लेके आप जब सॉल्यूशन देते हैं, न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन मिलता है उसमें, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये तो हमें बहुत नया जानकारी जैसे मिली सर। आपका जॉडियक साइन लेस से लिब्रा है, लिब्रा कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। जब भी आपका रनिंग एज 24 साल है, जैसे 24वां जब आपका चल रहा है, 24वां चल रहा है, 33वां चल रहा है, चाहे 42nd चल रहा है, जब भी आपका रनिंग एज इस नंबर पे आएगा, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको ब्लेस्ड कर देंगी, सुपर डुपर सक्सेसफुल बना देंगी। उस पर्टिकुलर ईयर में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर ये जोडिक साइन अगर 6 आया तो आपने कहा ब्लेसिंग आएगी, लेकिन क्या हमारा जोडिक साइन 4 या बिल्कुल 8 4 आता पे है भी तो भी ब्लेसिंग आती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है? कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में हम लोग इवेंटफुल ईयर करके एक कंसेप्ट होता है। तो जब भी आपके जैसे जॉडियक साइन तो 4 या 8 आए, 4 आएगा ही नहीं, अच्छा 8 आएगा, 8 ठीक है। आएगा। लेकिन जैसे अगर 8 भी आपका जॉडियक साइन से कैप्रिकॉर्न आप है, ठीक, ओके तो कैप्रिकॉर्न मतलब 26वां साल, ठीक है, ओके 35वां साल है ना, 8 नंबर पे जब आता है। हम्म, तो अगर आप कैप्रिकॉर्न वाले हैं तो 26वें साल में कुछ ना कुछ अद्भुत घटना हो, कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंशियल होगा कि आपको वो साल याद रहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया समय था, बहुत सारी चीजें मेरे फेवर में गई। तो सर एक वैदिक न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट है दशा या अंतरदशा, क्या आप वो रीड कराते हैं या हम कैलेंडर पे जाते हैं, पाउंड नंबर पे ज्यादा जाते हैं? देखिए दशा अंतरदशा के बारे में जब जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं अपने कोर्स पे भी काम कर रहा था, तो दशा अंतरदशा में मुझे उतना ज्यादा, जो मैंने लगभग उस समय 1000-2000 केस स्टडीज पे कम से कम काम किया, तो दशा अंतरदशा से मैं उतना ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पाया वर्सेस कि पाइथागोरस के पर्सनल ईयर से मैं कोरिलेट कर पाया, और जो इवेंटफुल ईयर है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का, मैं उससे कोरिलेट कर पाया। एक एक चीज, जैसे अगर आप, और ये भी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, जी आपको आती ही नहीं न्यूमरोलॉजी, 9 साल का साइकिल है, ठीक है, 9 साल में चीजें रिपीट होंगी भाई, 1 से 9 साल गया, वापस से 1 शुरू होगा। हम्म, आप जैसे आज 2024 चल रहा है अभी, जी ठीक, 2024 से पीछे जाएंगे 9 साल, क्या आ जाएगा? 2015 आ जाएगा। जैसा समय 2024, अच्छा फिर क्वेश्चन आएगा कि कैसे 2024 जाएगा? तो 9 साल पीछे जाइए, 2015 को एनालाइज करिए। जैसा आपका 2015 बीता है, जैसी एनर्जी 2015 की है, वैसी ही 2024 की एनर्जी रहेगी, क्योंकि वो भी 8 पे आता है, ये भी 8 पे आता है। तो 2016 जो रहेगा हुआ होगा वैसा हमारा 2025 आने 25 वाला है। रहेगा, लगभग लगभग एनर्जी जो है मैच कर जाती। हाँ, उसमें आपका नाम नंबर अच्छे नंबर पे आ गया, कुछ आप घर का वास्तु बदल गया, कुछ अच्छा हो गया, तो चीजें और फेवर में जा सकती हैं। अदरवाइज लगभग लगभग सिमिलर एनर्जी होती है। तो सर अगर ये सिमिलर एनर्जी होती है तो फिर कर्मा पे हम बिलीव ना करें कि हमने 9 साल में कुछ अच्छे कर्मा किए हैं तो हमारा कुछ फ्यूचर बेटर हो सकता है, या हमने सिर्फ नेम करेक्शन से ही हम हमारा फ्यूचर बेस्ट नहीं, कर सकते देखिए जैसे मैंने बताया ना 9 साल की साइकिल होती है, हैं? ये तो उसको स्पेशली जो है ना पर्सनल ईयर, पाइथागोरस का कंसेप्ट है ये, 1 से लेकर 9 साल तक का पर्सनल ईयर आता है। जी एवरी ईयर की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। राइट जैसे पर्सनल ईयर 1 नई बिगनिंग को डिनोट करता है, ठीक है। पर्सनल ईयर 2 थोड़ा चीजों को स्लो कर देता है, मैच्योर
मेच्योरिटी की डायरेक्शन में ले जाता है, 3 जो है एक्सपेंशन देता है, 4 हार्ड वर्क, 5 और 6 जो है वो भी ग्रोथ देता है, 7 जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ या लर्निंग की तरफ ले जाता है, 8 जो है अगर आपने 1 से 7 साल तक मेहनत की है तो 8 बहुत अच्छा है, शनि का साल है, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नहीं मेहनत की है तो फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। 9 क्या है, क्लोजिंग का साल है। तो अब ये जो 9 ईयर की एनर्जी है, अगर आपने अपने जीवन को उस पे सिंक कर लिया, भाई एक आ रहा है, बहुत अमेजिंग समय आने वाला है, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूं, हार्डवर्क करके सफलता पाऊं, ठीक है, तो वो उस अगर आपने सिंक कर लिया। हम सोचते क्या है कि हम देखते हैं ना समय को ऐसे लीनियर देखते हैं कि भाई आज भी समय अच्छा हो, कल भी अच्छा हो, परसों भी अच्छा हो, ठीक है, या आज भी अच्छा, अगले साल भी अच्छा, उसके अगले साल भी अच्छा। खराब है तो सोचते हैं कि खराब ही चल रहा है, आज भी खराब है, अगले साल भी खराब। लेकिन समय जो है वो समय लीनियर नहीं चलता है, समय हमेशा उतार चढ़ाव वाला होता है। जैसे 1 अच्छा है, 2 स्लो हो गया, 3 फिर से अच्छा आ गया, 4 फिर से स्लो हो गया। तो जब हम ये चीज समझ जाते हैं कि मेरा पर्सनल ईयर क्या है या कैसी एनर्जी मेरे लिए आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई अब पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, पूरा जोर लगा दो, 10 घंटे की जगह 18 घंटे काम करो और चीजों के सॉल्यूशन पे जोर लगाओ। पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस डेवलप कर लो। तो ये 1 से लेकर 9 साल अगर आपने अपने आप को अलाइन कर लिया उस एनर्जी के साथ, तो अब भाई 2 में आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं कि चीजें डिले होंगी, आपने पेशेंस डेवलप कर लिया, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको होना है वो होगा क्या, नहीं होगा। खराब समय भी ठीक ठाक निकल जाएगा और अच्छे समय में क्या होगा, अगर आपने हार्डवर्क किया तो अच्छा समय बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। सर एक मन में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि कुछ लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिनकी लाइफ पैरेलल ही प्रॉब्लम में है 1 to 9 ईयर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पहला साल हमारा ब्लेसिंग वाला था या 3 नंबर हमारा ब्लेसिंग, या हाँ, मैं आजकल सुनता हूँ हर जगह में सुन रहा हूँ 5 नंबर, कभी ना कभी उसकी लाइफ में पर्सनल ईयर 5 तो आया ही है। लेकिन उनकी लाइफ में हम देखेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। और इवन तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका पर्सनल ईयर 1 हो या 9 हो, उनकी 9 साल से मैं जिनको जानता हूँ हम्म। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग ही है। हाँ, मैंने उनको डीपली रिसर्च नहीं किया है या उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाहर से मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल पैरेलल खुश हैं, कुछ लोग बिल्कुल पैरेलल दुखी हैं। तो देखिए, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो कैसा है ना कि सामने वाले का नेम नंबर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। जी आपके डेट ऑफ बर्थ के, आपके मूलांक, आपके भाग्यांक के हिसाब से नेम नंबर डिराइव किया जाता है, जी क्योंकि वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है बॉडी में। जी तो अगर आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे आ गया तो चीजें थोड़ी सी सही हो जाती है, अलाइन हो जाती है, आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। जी अब अगर आप समय को समझ गए, मान लीजिए हम्म, आपको नहीं भी पता है, मान लेते हैं कि आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, अभी आप 9 में है आपको कुछ नया काम शुरू करना है, जी ठीक। अब आपने क्या किया, पर्सनल ईयर 1 की जगह पे पर्सनल ईयर 9 में शुरू कर दिया वो काम। 9 की एनर्जी कैसी है, क्लोजिंग वाली एनर्जी है, जी नई बिगनिंग की एनर्जी है नहीं। अब आपने 4 साल 5 साल पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद आपने 9 में काम शुरू कर दिया। अब एक तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, जब काम बंद होगा फाइनेंशियल लॉस हो लॉस ऑफ गया, आपका मोरल डाउन हो गया, आप मेंटली भी तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि आपने इतनी मेहनत करके एक काम शुरू की लेकिन वो काम आगे बढ़ा नहीं। अब क्या हुआ देखिए, अब 9 में आपको इतनी सारे झटके मिल गए, ठीक। अब जब आप 9 से 1 में जाएंगे तो क्या आप उसकी ब्लेसिंग उस तरीके से ले पाएंगे? नहीं। भाई आप फाइनेंशियली पहले ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब मेंटली भी आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं ना कहीं गिर गया है। तो अब जब बंदा 9 से 1 में गया तो अब 1 का फायदा नहीं उठा, अब वो जो अलाइन होना चाहिए वो अलाइनमेंट उसकी बन ही नहीं पाई। अब ये भी हो सकता है कि वो जो उसको लॉस हुआ उसको 3-4 साल लग जाए रिकवर होने में। बाई द टाइम जब तक वो रिकवर होता है कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई, 4 में चला गया मान लेते हैं, 4 में और समस्या आ गई। आप समझ रहे हैं? समझ गया सर। तो अगर आपने अपने आप को अलाइन कर लिया, आपने अपना नाम सही कर लिया, एक तो कॉन्ट्रडिक्शन वहां खत्म कर दी। अब पर्सनल ईयर के हिसाब से आपने अपनी लाइफ को भी अलाइन कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आपको नया काम शुरू करना है, आपने देखा 9 चल रहा है, आप रुक गए, भाई ठीक है थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ और प्लानिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और समय उसमें डाल देता हूँ। 1 में गए, काम शुरू किया, अलाइनमेंट आ गया, काम बन गया।
तो जो लोग परेशान है और 9 साल से परेशान है, वो सिंक नहीं कर पा रहे अपने आप को, उस यूनिवर्सल एनर्जी से सिंक नहीं कर पा रहे, इसी वजह से परेशान। ये आपने बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो मैंने आज तक नहीं सुना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि सर पावरफुल नंबर जो है 1 to 9 में वो कौन सा है, या आप किसे ब्लेसिंग वाला मानते हैं? दिस इज बोथ डिफरेंट थिंग कि पावरफुल नंबर कौन सा है और ब्लेसिंग वाला नंबर कौन सा है, या ये दोनों चीजें एक ही है? देखिए, ब्लेसिंग वाला नंबर अगर मैं कहूँ, जैसे मुझे पर्सनली 3 नंबर बहुत पसंद है। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास कोई आता है कि बेबी होने वाला है और कुछ आप डेट्स बता दीजिए इसके आसपास, वैसे तो हम लोग माध्यम ही है, ठीक है, हम लोग को लगता है कि हम लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड हम करते नहीं, वो तो ऊपर वाला ही करता है। लेकिन मैं अगर पर्सनली चूज करता हूँ तो मैं 3 नंबर चूज करता हूँ। थोड़ा उसमें स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में, लेकिन 3 नंबर क्या है, गुरु का है तो ज्ञान का नंबर है, बिगेस्ट प्लैनेट है इस यूनिवर्स का, तो प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी है। तो आपके पास ज्ञान भी आ गया, आपके पास पैसा भी आ गया, तो और क्या चाहिए जीवन में। तो इसीलिए मुझे 3 नंबर बहुत पसंद है। थोड़े चैलेंजेस रहते हैं इनिशियल, लेकिन जब एक बार वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे रजनीकांत है, 3 साइकिक, 3 डेस्टिनी, 3 उनका जॉडियक भी 3, और आई थिंक नेम नंबर भी कहीं ना कहीं 3 पे ही आता है जी। तो प्योर 3 नंबर वाले, अब 3 नंबर वाले हैं तो आप देख लीजिए, ब्लेसिंग इनिशियल स्ट्रगल रहा है, लेकिन आज भगवान बन के बैठे हुए, ठीक है। तो 3 नंबर को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। 1 नंबर अच्छा है, 1 नंबर में, लेकिन अच्छा देखिए उसमें भी क्या होता है ना, अगर हम ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1 नंबर अच्छा है, अब उसमें जो 28 वाला पैदा हुआ है उसका अलग फैक्टर अलग है, जो 19 वाला पैदा है उसका अलग फैक्टर अलग है। तो ये कहना कि जैसे 1 नंबर अच्छा है, ये पार्शली करेक्ट है, लेकिन हाँ इन जनरल ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई 1 नंबर अच्छा है, 3 अच्छा है, 5 अच्छा है, 6 अच्छा है, 7 भी ठीक ठाक है, 2 नंबर में थोड़ी दिक्कत है, 4 नंबर में दिक्कत है, 8 में दिक्कत है, 9 नंबर में अगर आप 18 पे पैदा होते हैं तो समस्या है, अगर आप 9 पे या 27 पे पैदा होते हैं तो फिर भी मतलब ब्लेसिंग। सलमान खान 27 बॉर्न है, ब्लेसिंग है जीवन में, लेकिन अगर 18 पे पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो आपका कहने का मतलब है ब्लेसिंग वाला नंबर और पावरफुल नंबर एक ही आप मानते हैं, हाँ। जिसको हम 3 नंबर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप सर 3 नंबर पे ही एक उदाहरण दे दीजिए कि जो 3 नंबर है उसमें जैसे 3 तारीख, 12 तारीख और 21 और 30 तारीख, 21 और 30 तारीख, इनमें कौन से लकी है? सिर्फ एक का ही हम जानेंगे आपसे। देखिए सबसे जो पावरफुल है ना इसमें 12 है, क्योंकि सबसे पहले सन आ गया, उसके बाद फिर जो है आपका मून आ गया, तो सन और मून का कॉम्बिनेशन बड़ा ही बैलेंस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए 12 को सबसे लकी मानते हैं। उसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर को लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग 30 को लेते हैं, और उसके बाद हम लोग 21 नंबर को लेते हैं। इस तरीके से ब्लेसिंग समझ में आती है, लेकिन 3 नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल है, चाहे किसी में भी हो तो भी, किसी पे भी पैदा हो सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। सर अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे कि आपने कहा कि अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए नेम करेक्शन इज द परफेक्ट, या नेम अल्टरेशन जैसे हम बोलते हैं, या नेम न्यूमरोलॉजी, या इस तरीके से नेम को चेंज करने से। तो सर सिर्फ एक ए लगाने से, या सिर्फ एक आर लगाने से, या सिर्फ एक टी लगाने से, या उसको उस नंबर पे या कंपाउंड नंबर पे लाने से ब्लेसिंग आ जाती है, परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है, या न्यूमरोलॉजी में कोई और भी रेमेडी होती है? क्यों कभी भी बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट से जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे सभी गुरुओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन कोई पन्ना बता रहा है पहन लो, कोई आपको सिट्रिन बता रहा है पहन लो, कोई क्रिस्टल बता रहा है बेच लो। तो क्या ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, या केवल हम उसको न्यूमरोलॉजी को प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं और रेमेडीज हम वैदिक ही देते हैं, या सिर्फ नेम का करेक्शन ही न्यूमरोलॉजी की रेमेडी है? इसमें आप क्या प्रकाश डालिए सर? देखिए 2-3 चीजें हैं। तो जैसे नेम नंबर जो है, नेम क्यों काम करता है पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे हमारा शरीर है, इसमें 70% वाटर है, पानी है, ठीक है। तो जब भी आपका जो नाम है ना, जब उसको आप लिखते हैं, उसको बोला जाता है, तो आपके दिमाग में एक उसकी स्पेलिंग है भाई। जैसे मैं कहूँ रहा हूँ कि पुरुषोत्तम, तो अब उसको जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वो एक सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसका अपना एक वाइब्रेशन जनरेट होने लगा, और वही आपके सबकॉन्शियस में बैठता है। और जैसे जैसे मैं आपको बुलाता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए भीड़ में 10 लोग खड़े हैं जिनका नाम पुरुषोत्तम है, तो क्या होगा, जैसे मैं पुरुषोत्तम बोलूंगा आपके शरीर में एक हलचल होगी,
और आप पलट के देखेंगे, ठीक है, नेचुरल सी प्रक्रिया है ना। जी। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला आपके शरीर में एक वाइब्रेशन हुआ और आप पलट के देखें। अब ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जो हम जिसको कंपाउंड नंबर से भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कैल्डियन में, ये जो वाइब्रेशन है, अगर ये वाइब्रेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है तो क्या है कि अच्छा है, जितना ये वाइब्रेशन क्रिएट होगा उतना आपको ये सपोर्ट कर रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ को एक डायरेक्शन में ऊर्जा फ्लो कर रही है, तो वो पॉजिटिव है। अब मानते हैं कि आपका नाम ऐसे किसी नंबर पे आता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ या मूलांक भाग्यांक के साथ एंटी है, एनिमी है। अब जितना ज्यादा ये वाइब्रेशन क्रिएट होगा उतना ज्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, आपकी एनर्जी को बार बार कॉन्ट्राडिक्शन देखना पड़ रहा है। बार बार जब वो कॉन्ट्राडिक्शन देखना पड़ता है तो फिर जीवन में क्या होता है, दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, ठीक है। तो सबसे जो प्राइमरी, अगर हम देखें, सबसे प्राइमरी जो सॉल्यूशन है वो है नाम नंबर। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अपना नेम करेक्शन कर लिया तो आपके बॉडी की पैटर्न और वाइब्रेशन चेंज होने लगती है। क्योंकि देखिए, आप उसी नाम से जाने जाते हैं, आपको दिन में 25 लोग 50 लोग उसी नाम से बार बार बुला रहे हैं, तो वो लगातार वो कॉन्ट्राडिक्शन जो आपकी बॉडी में बनी रहती है, या फिर लगातार वो सपोर्ट आपके बॉडी में बना रहता है, ठीक है, अगर अच्छा है तो वो एक फिक्स सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। कर लिया तो वो पैटर्न को, वाइब्रेशन को चेंज करना शुरू करता है, एनर्जी को चेंज करना शुरू करता है। इसके साथ साथ फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर इंडिविजुअल तरीके से आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, उसके रिलेटेड प्लैनेट्स कौन से हैं, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी कर दी जाती है। आपके लोशो ग्रिड के हिसाब से मिसिंग नंबर्स क्या है, जो नंबर मिसिंग है उनकी ब्लेसिंग नहीं है जीवन में, तो उसकी रेमेडी करके उन मिसिंग नंबर्स की ब्लेसिंग लेने की कोशिश की जाती है। कोई नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने लगा तो उस मल्टीपल रिपीट होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी नेगेटिव हो सकता है। भाई अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो वहां पे भी गड़बड़ी हो सकती है। तो फिर इस तरीके से उन चीजों को एनालाइज करके सॉल्यूशन दिया जाता है। प्लस फिर आपके 1 से लेकर 9 साल तक के समय का एनालिसिस होता है कि भाई पर्सनल ईयर 2 आया तो उतना नेगेटिव न जाए, उसकी भी रेमेडी हम करा सकते हैं। पर्सनल ईयर 1 आया, पॉजिटिव तो है, और पॉजिटिव चला जाए तो उसकी भी रेमेडी करा देते हैं। तो इस तरीके से जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं ना, तब आपको जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जो है ब्लेसिंग मिलनी शुरू होती है और आप सक्सेस की डायरेक्शन में जाना शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने न्यूमरोलॉजी को एक साइंस माना, एक कंप्लीट साइंस माना, एक एक्यूरेट साइंस माना, बिल्कुल। और अगर आपने सही तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपने नाम से अलाइन किया तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी ही आनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं। इसके अलावा हम नेम अल्टरेशन के अलावा जब प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम दूसरे सभी चीजों को चेक कर हम उसको सॉल्यूशन किसी भी तरह का दे सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो पता ही है, तो सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। जब हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो हम क्या सॉल्यूशन देंगे? बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही सर। तो 1 से 9 नंबर तक के कुछ सॉल्यूशन बताएंगे? हाँ। या तो मिसिंग नंबर के, या अगर वो एक्सेस ऑफ नंबर है तो अगर आप बता पाए तो सर, क्योंकि आज मैं जान रहा हूँ कि लोशो ग्रिड तो सभी को पता है कि किस तरीके से बनता है, नहीं तो कोई भी गूगल पे जाके चेक कर सकता है। दिक्कत नहीं है, अगर आपको लोशो ग्रिड नहीं भी पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए जी, और उसमें से देख लीजिए कि कौन से नंबर आपके मिसिंग मिसिंग, ठीक। जो नंबर आपके मिसिंग है उन नंबर्स की 2 तरीके से चीजें होती हैं जी, जैसे मैं अभी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि हर नंबर का अपना एक एस्पेक्ट है, उसमें थोड़ा सा वो आपका फेंग शुई आ जाएगा लोशो ग्रिड के हिसाब से। तो हर नंबर की अपनी एक दिशा है और वो एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के आपके लाइफ को गवर्न करता है जी। तो जब आपने अपना 2 तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। एक तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, जो भी मिसिंग नंबर है सबको उठाया, सबकी रेमेडी कर ली। अगर आपने वो रेमेडी कर ली तब भी बढ़िया है। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ लिखा, मैं दिशाएं बता दूंगा हर नंबर की कौन सी दिशा है, उसका क्या गुणधर्म है, उससे आप एनालिसिस, जैसे कि 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर क्या करता है, नॉर्थ को डिनोट करता है और नॉर्थ किसका है, करियर का है। तो अगर आपके जीवन में अवसर नहीं आ रहे हैं या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर की जो रेमेडी है आप उसको कर सकते हैं। तो या तो आप सारे मिसिंग नंबर की रेमेडी कर लीजिए, या फिर जैसे मैं अभी डिफाइन करूंगा हर दिशा को, हर नंबर को, उसके हिसाब से फिर आप रेमेडी कर लीजिए। दोनों एस्पेक्ट से अगर आप करेंगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा और काम करेगा। सर, ये आपने अभी अभी कहा कि 4 और 8 अगर आपकी लाइफ में है तो प्रॉब्लम आती है, तो क्या हम 4 नंबर की भी रेमेडी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। 8 नंबर की भी रेमेडी करेंगे?
4 नंबर जो है वो वेल्थ का नंबर है, Okay. राहु का नंबर है, लेकिन अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है, घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है उसको 4 नंबर डिनोट करता है। साउथ ईस्ट जो अगर वास्तु से हम देखें तो साउथ ईस्ट किसकी दिशा है? कैश फ्लो की दिशा है। तो अगर 4 नंबर अगर आपका इम्बैलेंस है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओह, तो ऐसे अगर आप 4 नंबर वाले हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 4 नंबर मिसिंग है तो भी प्रॉब्लम है। बिना 4 नंबर के आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, जीवन में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब मैं 1 से लेके 9 नंबर तक की डायरेक्शंस भी बताता हूँ, उनके गुणधर्म भी बताता हूँ और क्या उनकी रेमेडी करनी चाहिए वो भी बताता हूँ। ठीक जी है? प्लीज। जैसे मैंने बताया 1 नंबर नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। उत्तर की दिशा में आप सिंपली जो है एक मनी प्लांट लगा सकते हैं, या फिर एक कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें थोड़े मोती ले लीजिए, वो रख दीजिए, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। जब भी किसी भी दिशा, जैसे मैं अभी दिशा के साथ उसको कोरिलेट भी कर रहा हूँ, जिस भी नंबर के साथ आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, उस दिशा को भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे। फेंगशुई में ची एनर्जी का एक कंसेप्ट है कि अगर उस दिशा में प्रॉब्लम है तो वहां पे प्रॉपर तरीके से एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 2 नंबर जो है वो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन मून। 2 नंबर के लिए सिंपली जो है आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ आप चाहें तो घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। तो अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, समस्या है, या फिर नया रिश्ता नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तब भी उसके लिए आप साउथ वेस्ट को यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट वैसे पितरों की दिशा होती है, तो अगर आपके घर में एंसेस्टर हैं, जो एंसेस्टर की पिक्चर्स वगैरह आप चाहें तो साउथ वेस्ट में साउथ वाले वॉल पे लगा सकते हैं। ठीक, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर जो है ये एक तो हेल्थ की डायरेक्शन है क्योंकि जैविक एनर्जी हमारे घर में वहीं से आती है, और दूसरा उसके साथ साथ ये सोशल सर्कल को, कनेक्शन को डिनोट करती है। तो जैसे अगर आपके सोशल सर्कल में अगर प्रॉब्लम है तो 3 नंबर इम्बैलेंस है, या फिर आपका 3 नंबर मिसिंग है तब भी प्रॉब्लम है। हेल्थ मैंने कहा 3 नंबर जो है आपके मूलाधार चक्रा के ऊपर आता है, स्वादिष्ठान चक्रा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको गवर्न करता है। तो अगर आपका 3 नंबर इम्बैलेंस है, मिसिंग है, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, बेबी होने में प्रॉब्लम होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे चाहे लड़के में चाहे लड़की में 3 नंबर मिसिंग है और उनके बेबी में डिले हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2 बहुत अच्छी सी रेमेडी। एक, सराउंडिंग में ईस्ट डायरेक्शन में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, चाहे ब्लू वेस्ट में लगा दीजिए चाहे ग्रीन वेस्ट में लगा दीजिए। और इसके अलावा एमेथिस्ट बहुत अच्छा रत्न है, बहुत अच्छा उपाय है, स्पेशली अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है तो एमेथिस्ट जरूर पहनिए। एमेथिस्ट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं, क्रिस्टल्स भी आते हैं, दोनों में से कोई भी चीज आप पहन सकते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, जिसमें मैंने बताया 4 नंबर साउथ ईस्ट को डिनोट करता है और ये कैश फ्लो की दिशा है, वेल्थ की दिशा है। साउथ ईस्ट में 2 उपाय आप कर सकते हैं। एक तो आप वहां पे चाहे तो वहां भी ग्रीन कलर का प्लांट आप रख सकते हैं या रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप एक रुद्राक्ष जो है 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, या सिंपली एक रुद्राक्ष का जो ब्रेसलेट है वो भी धारण कर सकते हैं। उससे भी आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर जो घर का ब्रह्म स्थान उसको डिनोट करता है। 5 नंबर अगर मिसिंग है तो 2-3 चीजें हो जाती हैं। एक तो आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है, साथ में जो जीवन में स्थिरता आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। तो 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा जो है, या तो ग्रीन जेट का आप स्टोन ले लीजिए, क्रिस्टल ले लीजिए, चाहे ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल ले लीजिए। ब्रह्म स्थान अगर आपको लगता है, ब्रह्म स्थान को ऑब्जर्व करिए, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदु है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे कॉपर का जो है टर्टल आता है, कछुआ आता है, वो भी आप रख सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर जो है सपोर्ट का होता है। जैसे जीवन में जैसे होता है ना कि भाई दोस्त बहुत है लेकिन आवश्यकता पड़ी तो एक आदमी खड़ा नहीं। अगर ऐसा जीवन में सिचुएशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका 6 नंबर इम्बैलेंस है, मिसिंग है, या फिर जो घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो वहां पे
6 रॉड का विंड चाइम आता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला आती है, वो आप पहन सकते हैं। 6 नंबर के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर हमारे घर के वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। अगर 7 नंबर इम्बैलेंस है तो जीवन में कुछ नया नहीं होगा, या जीवन में जो आप चाहते हैं ना, जो आपकी विश है, डिजायर है, वो फुलफिल नहीं होती है। जैसे कभी कभी बेबी के लिए भी हम लोग देखते हैं, भाई बेबी मतलब क्या, डिजायर है, विश है कि आपको बच्चा हो, तो उसके फुलफिलमेंट में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो 7 नंबर के लिए एक तो टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, वेस्ट डायरेक्शन में सिंपली जो है आप एक विलेज की सीनरी आती है, आप वो लगा देंगे, तभी आपका वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और ब्लेसिंग मिल जाएगी। अगर 8 नंबर की बात करते हैं तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो 8 नंबर को डिनोट करता है। ये विजडम का डायरेक्शन है, ये सैटर्न का डायरेक्शन है, विजडम का डायरेक्शन है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम या नंबर 8 मिसिंग है तो आपके अंदर हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी चली जाती है, साथ में जीवन में जो एक विजडम आपके अंदर होना चाहिए कि मैं ये करने से मुझे ये होगा, ये प्राप्त करूंगा, वो मिसिंग हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है कि आप वहां पे पिरामिड लगा सकते हैं, वहां पे श्री यंत्र आप लगा सकते हैं, नहीं कुछ तो वहां पे आप स्वास्तिक लगा दीजिए, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर हम बॉडी पे अपने ऊपर रेमेडी की बात करें तो 8 नंबर के लिए एमेथिस्ट जो है बहुत अच्छा उपाय है। आप 8 नंबर के लिए एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या एमेथिस्ट का क्रिस्टल अपने पास भी रख सकते हैं। लास्ट जो है नंबर 9, नंबर 9 जो है ये साउथ डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये नेम एंड फेम की दिशा है, ये रिलैक्सेशन की दिशा है। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है या अगर नेम एंड फेम में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं नंबर 9 या साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। सिंपली जो है साउथ डायरेक्शन में एक एलिफेंट रेड कलर का आएगा, आप वो लगा सकते हैं, वो आपके नेम एंड फेम को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप अपने बॉडी पर रेमेडी करना चाहते हैं, सिंपली जो है लाल रंग का धागा आप अपने कलाई पे बांधना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से उसकी रेमेडी हो जाती है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर की मैंने बात की। या तो उस एट्रीब्यूट को देखिए, उस एट्रीब्यूट से प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो नंबर मिसिंग है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों में से किसी की भी, और अपने शरीर पे भी रेमेडी कर सकते हैं, अपने प्रीमाइसेस में भी रेमेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना 1 से 9 नंबर अगर मिसिंग हो तो हमें ये रेमेडी करनी है। क्या किसी नंबर के ज्यादा होने पर भी हम ये यही रेमेडी कर रेमेडी सकते हैं? करेंगे। क्यों? सेम ही? क्योंकि जब नंबर ज्यादा हो रहा है तब भी आपका वही प्लैनेट इम्बैलेंस हो रहा है। अगर 3 नंबर बार बार रिपीट होने लगा तो भाई जुपिटर ही इम्बैलेंस होगा, ईस्ट डायरेक्शन ही इम्बैलेंस होगा, तो यही रेमेडी करने से वो भी आपको उपाय मिल जाएगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पॉडकास्ट में पधारे और आपने इतना समय दिया, आपका कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमने जाना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि न्यूमरोलॉजी जो एक परफेक्ट साइंस है और वो बहुत एक्यूरेट काम करती है। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से जाना, समझा या पढ़ा तो उसमें एरर ऑफ चांसेस बहुत कम है और उसमें हर तरह का सॉल्यूशन भी है, हम उससे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टार साइन फैमिली। मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग द स्टार साइन टॉक शो पे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो अगर किसी को भी मनीष सर से न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, राधे राधे। राधे राधे।